ऑप्शन आता है अपने जूम में जहाँ पे चैट वाला साइन बना हुआ होता है, आप उसे प्रेस करके साइड में चैट में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं और मैं मैम से पूछ लूंगी, ठीक है? ओके ग्रेट, प्रीति मैम वी आर गुड टू गो। Yeah, sure. ओके, गुड इवनिंग प्रीति मैम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग यहाँ पर हैं डाइट के बारे में डिस्कशन करने के लिए कि क्या एक ट्रांसप्लांट पेशेंट को चीज़ें खानी चाहिए, लेनी चाहिए जिससे उसके स्वास्थ्य आगे ज़्यादा टाइम तक अच्छा रहे, उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई तकलीफें ना हो। So for this we have dietitian Preeti Parashar, who has around total 8 years of work experience as a renal dietitian. So she's also worked with hospitals, clinic, nephrology sector, and also with nephrologists. So welcome Preeti ma'am. It's really great to have you here, and I really want to pass the mic to you now. Okay. Thank you so much, Mudrika. And it's my pleasure to, attend this awareness program. Thank you so much for this platform. Thank Hi, everyone. Hope so. आप सभी अच्छे होंगे कोविड में, right? Okay. So today we will discuss diet after renal transplant, right? Mudrika, I'm unable to share my slides. Just a second मैम। हर्जी प्लीज आप उन्हें अपना एक्सेस दे दीजिए ताकि वो स्क्रीन शेयर कर सकें। मैंने दे दिया। You can share your slides now. Hello. Now you are able to share your slides. Preeti ma'am, go ahead. There's an option below, share screen. Okay. Yeah. Yeah, I don't think so. Wait a minute. Yeah, we No. can see the screen, but actually, I'm unable to add my presentation on this. So can you help me for that? प्रीति मैम, नीचे जो एक ऑप्शन आता है शेयर स्क्रीन का, Yeah. उसके अंदर ऑप्शन होता है, मतलब बहुत सारे व्यू आ जाएगा, वो आपको विंडो इसमें बताएगा कि कौन सी विंडो है। हाँ, आपकी स्क्रीन नहीं, आपकी स्क्रीन हमें दिख रही है अभी। नहीं, मेरी स्क्रीन वो नहीं है जो मैं शेयर कर रही हूँ. इट्स डिफरेंट एक्चुअली. I just want to take it from my laptop. So it's I'm not seeing here any option. Okay, are you using Zoom from your phone? Not from phone. It's laptop. It's from laptop. Yes, I think you have opened the zoom.us website as of now. प्रीति मैम, मैं जैसे ही आप स्क्रीन शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे विंडोज दिखाएंगे कि आपको कौन सा विंडो शेयर करना है। उसके अंदर वो वाले विंडो पे क्लिक कर दीजिए जहाँ पे वो प्रेजेंटेशन वाला हो आपका, जैसे पीपीटी वगैरह लिखा हुआ हो, किस नाम से होगा वो आ जाएगा। Yeah, but इसमें एक्चुअली ना स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, आईपैड, ये समथिंग कुछ शो करा रहा है, बट मेरे कंप्यूटर से लिंक नहीं हो पा रहा है। मैम, आपने वो ऑन करके रखा है, अपना प्रेजेंटेशन कहीं पे ऑन करके रखा है? नहीं, मैं ऑन कर लेती हूँ। एग्जैक्टली, दैट इज द थिंग। आप उस प्रेजेंटेशन को ऑन कर दीजिए ताकि वो मिनिमाइज रहेगा। हाँ, अब नाउ वी आर एबल टू सी इट, नाउ यू कैन डू इट। Okay. Yeah. Can you see this? Yeah. Yes, it's opening. Okay. Done. Okay, great. See, you are more, I think, more expert than me. You all of, I think so many people have, experience of Preeti ma'am, you lost your voice. in after transplant. Okay. Now, I'm. Hello. Audible? Yeah. Okay. Yeah. See, in kidney disease, there's a 3 stages, like before renal,
stages, like it's a first to मैम 5 आप मैम आप stages. मैम रिक्वेस्ट प्लीज आप पूरा हिंदी में बोलिए आराम से, क्योंकि यहाँ Okay, सब okay, ठीक हिंदी समझते हैं और वो लोग चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इजी है. हो Sure, जाए। no problem, no problem. हाँ सही देखिए, है, हिंदी में बोलिए प्लीज। ओके, देखिए एक्चुअली क्या है कि जब हमारी किडनी की बीमारी शुरू होती है तो वो हमारी 5 स्टेजेस में शुरू होती है। इनिशियल स्टेज आपकी 1 से लेके 5 तक होती है, जिसमें कि आप एक प्री डायलिसिस आपकी जो स्टेजेस होती है, जब आप 5th स्टेज पे आते हो तो वो डायलिसिस वाली स्टेज होती है, राइट। डायलिसिस के बाद पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें कि उसका वो नॉर्मल एक उस टाइम पे उसको मतलब उसकी जो किडनी है वो वर्क नहीं कर पा रही है, बट इन आफ्टर ट्रांसप्लांट ही विल बी नॉर्मल पर्सन, लाइफ स्पेंड कर सकता है। अब हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारी तीनों स्टेजेस में अलग अलग होती है। रीनल प्री डायलिसिस में अलग अलग होती है, और आपका आफ्टर ट्रांसप्लांट जो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल अलग होती है, राइट। आज हम ये देखेंगे कि आपके जो ट्रांसप्लांट के बाद के खाने पीने का आप किस तरीके से उसको फॉलो करते हो और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैलोरीज, राइट। हर किसी को पता है कैलोरी कहाँ से आती है, जैसे कि कार्ब्स का मतलब होता है कि आप मीठा खाते हैं, राइट, आप घी खाते हैं, आप प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं। कैलोरी हमें हर जगह से मिलती है सिर्फ वाटर को छोड़ के, ठीक है। तो हमारी जो कैलोरीज इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं ट्रांसप्लांट के बाद में, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद में हमारे पास एक ओपन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, खुली छूट मिल जाती है हमें, कि अब हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं जिसमें हम बहुत सारी चॉइसेस अपनी ले सकते हैं खाने पीने की, जो कि हमारी पहले रिस्ट्रिक्टेड थी। अभी हम उनको आराम से खा पी सकते हैं, बट इसको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी ज़रूरत है आपके शरीर को ट्रांसप्लांट के बाद में, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। एक एक बंदे की जो रिक्वायरमेंट होगी वो दूसरे बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होंगी, राइट। देन भी हम अब प्रोटीन पे चलते हैं। प्रोटीन सभी को पता होगा क्योंकि वो 3 फेजेस से गुजर चुके हैं, राइट। पहले में जो हम डायलिसिस से पहले जो हमारी बीमारी होती है उसमें हम प्रोटीन कम रखते हैं, डायलिसिस में हम ज्यादा रखते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद हम लोग नॉर्मल प्रोटीन रखते हैं। सी, अगर किसी का ट्रांसप्लांट होता है फॉर द 6 वीक हम उसको हाई प्रोटीन पे रखते हैं, ताकि उसकी वो रिकवरी टाइम होता है, उस रिकवरी टाइम में उसको हाई प्रोटीन चाहिए होता है, ताकि उसके जो आपका जो सर्जरी हुआ है, सर्जरी वाला पार्ट है, आपकी बॉडी है, वो जल्दी रिकवर कर पाए, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो बॉडी की रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। उसके बाद 6 वीक के बाद में हम लोग नॉर्मल प्रोटीन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, खाना चाहिए। नॉर्मल प्रोटीन का मतलब है कि पहले अगर आप जैसे हम 1.5 से 2 ग्राम तक जाते हैं, राइट, हाई प्रोटीन में इतना जाते हैं, बट नॉर्मल प्रोटीन हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, वो थोड़ा कम आ जाता है। तो हमें ये नहीं है कि एक बार कि अच्छा ठीक है अब आप सब चीजें खा सकते हो तो हम हाई प्रोटीन चीजें नहीं लेंगे, नहीं, वो गलत होगा ट्रांसप्लांट के बाद में, राइट। उसके ट्रांसप्लांट के बाद में आपकी बॉडी को जितनी जरूरत है प्रोटीन की, उतना ही प्रोटीन आप। देन हम सोडियम पर आते हैं। सोडियम हमारी बॉडी को 1.5 से 2.3 ग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है, उससे ज्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये तो हमारा विजिबल है, हमारा सोडियम इनविजिबल भी रहता है। हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल नहीं पता उसमें कितना सोडियम है। अगर एक नॉर्मल पैटर्न पे देखो, नॉर्मल आप लोगों को देखो, उनको नहीं पता एक सोडियम किस में कितना है, बट सोडियम, राइट। अब देखिए पोटेशियम डिपेंड्स ऑन योर लैब पैरामीटर्स। पोटेशियम के रीजंस हो सकते हैं, आपकी कुछ मेडिसिन आपके पोटेशियम को रेज कर सकती है, लाइक आपके खाने पीने का तरीका आपके पोटेशियम को रेज कर सकता है ट्रांसप्लांट के बाद भी। तो सबसे पहले आप हाई पोटेशियम वाली चीजें क्या है क्या नहीं है, आप डेली बेसिस पे कितना इंटेक कर रहे हो पोटेशियम का, राइट, आपको कितना रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें आपको एक बार देखना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पोटेशियम फूड चूज करोगे, राइट। मैम फुल स्क्रीन कर लीजिए ना F5 प्रेस को करके। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं कि हम लोग अच्छा मिल्क, हाँ जी, हेलो, फुल स्क्रीन कर दीजिए इसे प्लीज। एक F5 F5 एक नाउ यू कैन
हेलो। Yes, Yeah, yes, now ma'am. it's fine. ओके, ठीक है। बाकी आपके पोटेशियम जो वो लैब पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी का हायर साइड रहता है, किसी किसी की आपके कहते हैं ना कि इस तरीके से काम करती है, उसका पोटेशियम हायर साइड ही रहता है, तो उसको मेंटेन करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। किसी किसी का है वो लोअर साइड में रहता है, लोअर साइड में भी नहीं रहना चाहिए, हायर साइड में भी पोटेशियम नहीं रहना चाहिए। आपका पोटेशियम इन अ रेंज रहना चाहिए, राइट। आप पहले ये देखिए कि आपकी है कि मेरी कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो मेरे पोटेशियम को रेज कर सकती है, वो अभी मेरी चल रही है या नहीं चल रही है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी डाइट प्लान कर सकते हैं, राइट। एंड फास्फोरस का सी ट्रांसप्लांट के बाद में अभी आपको जैसे ऑलमोस्ट डॉक्टर्स बोलते हैं ना, यू कैन ईट नॉन वेज, आप भी खा सकते हो, नॉन वेज है, मिल्क की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट फास्फोरस रेज होने का आपका एक हम कहते हैं कि लेवल या आपका एक पैरामीटर वही है कि जहाँ पे आप अनलिमिटेड अपना फूड स्टार्ट कर देते हो, वहीं पर हमारा पोटेशियम रेज फास्फोरस रेज होना शुरू हो जाता है। तो आपको वहां पर भी पोटेशियम फास्फोरस जो है उसको आपको कितना क्वांटिटी में लेना है वो भी आपका डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। इट्स नॉट, और फास्फोरस एक चीज में नहीं होता है, सब बहुत सारी प्रीति चीजों मैम, में फास्फोरस कंटेंट होता है। हाँ जी। आपका नेटवर्क आई गेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। आप या तो आप जगह बदल सकती है कहीं पे जहाँ पे नेटवर्क फुल आए, क्योंकि क्या होता है एक लाइन कंप्लीट होते होते एक तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कट हो जाते हैं। ओके ओके ओके। तो थोड़ा सा आप कहीं पे एडजस्ट हो सकती हैं जहाँ आपको लग रहा है कि नेटवर्क ज्यादा आएगा, या वाईफाई की रेंज में, या ऐसा कुछ। एक मिनट। अभी आप आ रही है मेरी वॉइस अभी आपको? यस मैम, आवाज आ रही है ओके अभी। ओके ओके। जब आप इंटरप्ट हो आप मुझे बता देना कि आई विल रिपीट इट। ओके, ठीक है। देन हमारा फ्लूइड इनटेक आता है। आपका फ्लूइड इनटेक आपके ट्रांसप्लांट के बाद में अच्छा हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे हमारा रिस्ट्रिक्शन में रहता है डायलिसिस टाइम पर, आपका प्री डायलिसिस टाइम पर, उसके बाद में आपका जब ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद में आप फ्री हैंड हो जाते हो वाटर इनटेक का। वो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं 3 लीटर लेना है, 4 लीटर लेना है, 5 लीटर लेना है, बट इट्स ओनली वाटर, क्योंकि फ्लूइड्स में बहुत सारी चीजें आती है जो कि आपका फास्फोरस भी बढ़ा सकती है, पोटेशियम भी बढ़ा सकती है। तो अब यू हैव टू, आपको चूज करना पड़ेगा वहां पर कि आपने कितना क्वांटिटी में क्या चीज लेनी है लिक्विड में, राइट। सी फूड प्रिकॉशंस आफ्टर ट्रांसप्लांट। मेनली हम लोग ट्रांसप्लांट के बाद में फ्री हैंड हो जाते हैं, फ्री माइंड हो जाते हैं, थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाती है हम लोगों को खाने पीने की। अच्छा, हम बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, दैट्स गुड थिंग एक्चुअली। बट आपको कुछ चीजें सोचकर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग का सवाल है। क्योंकि आप ट्रांसप्लांट होने के बाद में आपने देखना है, मुझे अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल अपने चूज करना है, राइट। उसके बाद में ईटिंग पैटर्न कैसा है आपका, बहुत सारी चीजों, छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे आप आसानी से ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ ईट होममेड फूड, राइट। बेसिकली होममेड फूड आपका, अपना होममेड फूड ही खाना चाहिए, लॉन्ग टर्म तक नहीं रखा होना चाहिए। अगर आपकी सर्जरी हुई है उसके बाद में 4 घंटे से ज्यादा रखा हुआ फूड बिल्कुल नहीं खाना है, जब तक आपका रिकवरी टाइम नहीं हो, वो कंप्लीट हो जाता है। आपका रिकवरी टाइम, डॉक्टर सबको बोलते हैं कि आपका 6 मंथ एटलीस्ट आपका रिकवरी टाइम है, जिसमें कि आपको बाहर नहीं जाना है, वेट नहीं उठाना है, बहुत सारी चीजें इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है, राइट। ये भी उसमें से एक पार्ट है। तो लॉन्ग टर्म का रखा हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है, फ्रेश फूड खाना है और घर का फूड खाना है, जिसमें कि वो आपके हाथ में, आप कितना नमक डाल सकते हो उसमें, कितने स्पाइसेस डाल सकते हो, कितना ऑयल यूज कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें आपके हाथ में है, बाहर का खाना आपके हाथ में नहीं है, राइट। देन cook food properly, eat fresh food, cooked, covered it, right। हमारा हाइजीनिक होना चाहिए, अपना खाना प्रॉपर आपका कुक्ड होना चाहिए, ओवर कुक्ड नहीं होना चाहिए, कुक्ड होना चाहिए, राइट। रॉ नहीं होना चाहिए। आपकी जो आपकी सर्जरी होती है उसके एटलीस्ट 6 या आपका 3 मंथ्स तक आप कोई भी कुक फूड ऐसा नहीं खाओगे जो रॉ फूड हो, चाहे वो सैलेड ही क्यों ना हो, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस आपको ज्यादा होते हैं, राइट।
टेक पास्चराइज्ड मिल्क एंड चीज। हमेशा जब भी आप दूध ले तो हमेशा गर्म दूध लेना है, ठंडा दूध नहीं लेना है जी। आपने जैसे आपने मिल्क लेकर आए हो, आप बाहर से मिल्क लेके आए हो, चाहे वो गाय का हो चाहे भैंस का हो, आप उसको हमेशा बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद में ही आप उसे यूज करोगे, राइट? उसको रॉ फॉर्म में बिल्कुल यूज नहीं करोगे। अगर वो 4-5 घंटे से रखा हुआ है तभी आप उसको बॉईल करके यूज करोगे। एंड चीज जब आप किसी चीज में यूज करते हो तो आप रॉ चीज यूज नहीं करोगे, या तो उसको ब्रेड स्लाइस में यूज कर सकते हो, उसको किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो, बट वो भी आपका वार्म होना चाहिए, एक तरीके से कुक्ड होना चाहिए, राइट? देन डोंट ईट रॉ मीट एंड रॉ वेजिटेबल एंड रॉ एग, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक ऐसे फेज में होते हैं जहां पर हमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें सबसे पहली चीज इन्फेक्शन को नहीं लेकर आना है अपनी बॉडी में, जो कि आपका रॉ वेजिटेबल से पहले आता है। देन आपका एग, कुछ लोग हाफ बॉइल्ड एग यूज करते हैं, वो नहीं करना है। रॉ एग यूज करते हैं, वो नहीं करना है। कुक्ड इट प्रॉपरली, देन ईट इट, राइट? मेक गुड चॉइस व्हेन यू आर ईटिंग आउट। जब भी आपकी सर्जरी को कितना भी टाइम हो चुका हो, जब आप कभी भी आपको ऐसा लगता है मुझे बाहर खाना है या मुझे खाना पड़ रहा है, हमेशा चॉइस करो एक अच्छे खाने की, कि एक हेल्दी फूड क्या ले सकता हूँ इसमें से, राइट? वो क्योंकि वो आपकी चॉइस है, वहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें से कि आप कोई भी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं वहां पर, राइट? तो हमेशा बाहर जब भी आप खाओगे अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग खाओगे। आप देखोगे मुझे बीपी हाई तो नहीं है, शुगर तो हाई नहीं है मेरा, एंड मैं क्या क्या फूड वहां पे चूज कर सकता हूँ जिससे मुझे मतलब कुछ अनहेल्दी ना हो, राइट? सी, इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइड फूड, चूज ग्रिल्ड, बेक्ड एंड बॉइल्ड फॉर्म। आप कुछ नॉनवेज खाते हैं, आप उसको ग्रिल्ड कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। That will be better for you right now, for the short time at least. Sometimes you can take a deep fry. कभी कभी आप डीप फ्राई फूड खाना ले सकते हो, बट डेली बेसिस पे नहीं लेना है, राइट? आपके जो यूटेंसिल्स एरिया है, किचन एरिया है, हमेशा उसको क्लीन रखोगे, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में पोस्ट सर्जरी के बाद में बिल्कुल क्लीन रखोगे। वहां पर बहुत आपके नाइफ्स हैं, आपके बर्तन है, राइट? आपके हाथ हैं, वो बिल्कुल जैसे हैंड वॉश हमेशा करोगे। अपना स्लैब जो है आपका वो बिल्कुल क्लीन रखोगे। नाइफ्स आप गर्म पानी में बॉईल करोगे। एक आपने यूज किया उसको गर्म पानी में डालो, एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार तो आपको उसको बॉईल करना है, जिससे कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस वहीं से होते हैं, राइट? ये कुछ प्रिकॉशंस थी जो कि आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद में। अब ये कुछ सजेशंस हैं, जैसे ट्रांसप्लांट के बाद में हमें क्या क्या चीज थोड़ा सावधानियां रखनी चाहिए। हमेशा अपना बीपी और शुगर हमेशा मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा बीपी कब फ्लक्चुएशन में आता है और हमारा शुगर कब फ्लक्चुएशन में आता है, राइट? आपका शुगर लो नहीं जाना चाहिए, आपका शुगर हाई भी नहीं जाना चाहिए। डू वर्कआउट। सी, हमेशा अभी आपको वो अपने डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से, अपने डॉक्टर के अंडर इंस्ट्रक्शन ही आप यूज करोगे वर्कआउट का, कि वर्कआउट कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। बट एटलीस्ट 6 वीक के बाद में डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि अच्छा थोड़ा थोड़ा वर्कआउट शुरू कर सकते हो, बहुत लाइट। वो वॉक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपके फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको बता सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, कि आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आपको हार्म ना हो, राइट? और वो करना भी है, क्योंकि इससे क्या, एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी जो आपकी मसल्स रिपेयर होती है, बहुत सारी चीजें इसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व रहती है एक तरीके से वर्कआउट में। देन कंट्रोल वेट गेनिंग एंड लॉस आफ्टर ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट के बाद में हमेशा वेट लॉस या वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि चॉइसेस हमें मिल जाती हैं, लिबर्टी हमें मिल जाती है। लॉस कुछ लोगों का लॉस भी हो सकता है। अब वो एक बार उनको वॉच आउट करना होगा कि ये लॉस किस वजह से हो रहा है, रीजन क्या है मेरे वेट लॉस होने का, क्योंकि वेट गेन होने के रीजंस वी कैन फाइंड आउट, बट वेट लॉस होने के हम लोग रीजंस को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? अब ईटिंग राइट एंड कंट्रोल ओवर ईटिंग। आप क्या खा रहे हो ये आपकी चॉइस है। आपको देखना आपकी प्लेट में है क्या, हेल्दी है, अनहेल्दी है,
कितना है, ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे हो आप कितना खा रहे हो, आपकी बॉडी कितना अलाउ कर रही है आपको, वो सारी चीजें आपने अपनी बॉडी को एक बार जज करना है कि हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो ज्यादा नहीं खाना है हमेशा, जितना खाना है उससे थोड़ा कम खाना है, हमेशा अच्छा खाना खाना है, राइट। अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, हमेशा हेल्दी लाइफ स्टाइल ट्रांसप्लांट के बाद में बिल्कुल अपनाओ, क्योंकि इट्स अ न्यू लाइफ आई थिंक फॉर एवरीवन, क्योंकि हर कोई एक फेज से गुजरा हुआ है ट्रांसप्लांट के बाद में। सबसे अच्छा है कि आप जितना अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल यूज करोगे उतना ही आपकी किडनी आपका साथ देगी, क्योंकि जितना अब हेल्दी लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीजें आती है, आपका वर्कआउट है, ईटिंग पैटर्न है, आप जिससे अपनी लाइफ को करते हो, वो सारी चीजें उसमें आती है, राइट। सो ये कुछ सजेशंस एंड कुछ प्रिकॉशंस एंड कुछ आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये सारी मेरी साइड से थी, राइट। इसमें से कुछ आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैम ड्राई फ्रूट्स का क्या है, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स आप पूछ रहे हैं? यस मैम। ओके, आपको कितना टाइम हुआ अभी ट्रांसप्लांट के लिए? मैम 9.5 महीने हो गए ट्रांसप्लांट को। 9.5 महीने हो गए। आपके लैब पैरामीटर्स कैसे रहते हैं? मैम सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती है। नॉर्मल रहते हैं। देखो हाँ। आप आलमंड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। मिक्स नट्स अभी यूज मत करना, आप उसको स्लोली स्टार्ट करो, कि ताकि आपको देखो आपको कुछ चीजें मेजर करनी है। आप शुगर डायबिटिक हो आप? नो मैम, पहले ट्रांसप्लांट के बाद डायबिटिक थी 1-2 महीने, लेकिन फिर कंट्रोल में आ गई। बट कंट्रोल में आ गई है, ठीक है। अभी ट्रांसप्लांट के बाद आप डायबिटिक हुए थे, तो आपको अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा रखना है, ताकि जो शुगर का इम्पैक्ट है वो फर्दर आगे ना आए, ठीक है। 4 से 5 आलमंड बिल्कुल यूज कर सकते हो डेली बेसिस पे, उनको पील करो, सॉफ्ट करो, आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ये नहीं है कि आप डेली बेसिस पे बहुत सारे नट्स यूज कर रहे हो। नट्स हमेशा हाई फास्फोरस होते हैं, तो वो हमें कंट्रोल करना है। ले सकते हो अगर आपका मन है कि नहीं, अच्छा आज मुझे मेरा मन है पिस्ता खाने का, राइट। हाई सॉल्टेड होते हैं, अनसॉल्टेड वाले यूज कर सकते हो थोड़ा सा, खा सकते हो, मना नहीं है, खा सकते हो। क्वांटिटी आपने चूज करनी है कि मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है। यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम जी। मैडम ताराचंद बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए हाँ, ताराचंद जी। स्प्राउट्स के क्या है, स्प्राउट्स खा सकते हैं या खा सकते हैं तो कैसे खा सकते हैं? आपके ट्रांसप्लांट को कितना टाइम हुआ है? 5 ईयर प्लस। 5 ईयर प्लस। आपके पैरामीटर्स कैसे रहते बिल्कुल हैं? नॉर्मल नॉर्मल है। देखो आप स्प्राउट्स यूज कर सकते हो, बट डेली बेसिस पे ना करके आप उसको अल्टरनेट डेज अपने ऑप्शंस में रखो, ठीक है। क्योंकि डेली बेसिस पे स्प्राउट्स लेने का कोई सेंस नहीं होता है, आप अपना फूड जो है वो चेंज करते रहो, राइट। तो आप स्प्राउट्स आप उनको सोक करो ओवरनाइट, उसके बाद में हल्का सा उनको स्टीम कर लो, तो वो रॉ नहीं रहेंगे। एक और क्वेश्चन था मैडम, ये जो ग्रेन है मिक्स वाला ग्रेन, मिक्स ग्रेन की बात कर रहे हो, मिक्स आटे की बात कर रहे हो? हाँ मतलब ग्रेन का मल्टीग्रेन आटा आप बोल रहे हो? उसमें क्या प्रोपोर्शन होता है और कौन कौन से ग्रेन्स होते हैं उसमें? नहीं, मल्टीग्रेन इट्स अ डिफरेंट थिंग। मल्टीग्रेन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप मार्केट से लेके आते हो उसमें ऑलरेडी मिक्स होता है, उनका प्रोपोर्शन बिल्कुल सही रहता है। जो उसमें मिक्स करके वो स्टैंडर्ड आपका जो मिक्स करते हैं वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में मिक्स करते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हो। नहीं, हमें जैसे खुद को पर्सनली आटा करवाना हो, उसको यूज करना हो। नहीं तो आप मल्टीग्रेन क्यों चाहते हैं? मल्टीग्रेन मतलब सारे, जैसे गेहूं का है उसमें बार्ले ये मिक्स करके थोड़ा बेनिफिशियल, जैसे योग में भी बताते हैं, नेफ्रो ने भी बताया है। सर योग में बताते हैं नॉर्मल के लिए, राइट। इससे बेटर है कि उसको अलग अलग दिन कर लो, कि अच्छा मैं आज मैंने वीट लिया है तो मैं कल बार्ले की एक रोटी ले लेता हूँ, दैट विल बी बेटर। ठीक है मैडम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ उसको मिक्स करा के डेली बेसिस पे लेना, उसको आप कभी भी इंडिविजुअल बिल्कुल ले सकते हो। ओके मैडम, ओके मैडम कुकिंग ऑयल कौन? हेलो हेलो या मुझे मैम, I had questions.
कोई पूछना चाह रहा है कि 2 साल हो गए हैं किडनी ट्रांसप्लांट को, और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है कोरोना की, उसको देखते हुए जैसे इम्यूनिटी के चेंजेस वगैरह हो रहे हैं ट्रांसप्लांट वगैरह के अंदर, तो जैसे क्वेश्चंस ये हैं कि जैसे दूध में हल्दी, गिलोय की छाल का रस और तुलसी का रस, आंवला, दालचीनी, ऐसी ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि देखिए, सबसे पहले इम्यूनिटी आप चल अपने रही हैं। बिल्कुल, सबसे पहले आप अपने लैब पैरामीटर्स देखिए, अगर वो फ्लक्चुएशन में है तो डोंट गो इन, आप ये चीजें नहीं ले सकते हो। आप जैसे हल्दी यूज कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अगर दूध में आप हल्दी ले सकते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना टर्मरिक टी भी आती है, वो भी आप यूज कर सकते हो, या होममेड टर्मरिक टी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्रॉपर अपना फूड का इंटेक रखो। देखो, इम्यूनिटी कोई एक चीज से नहीं बनती है, हम इंडियंस हैं, हमारे यहाँ पर हर टाइप के आप स्पाइसेस यूज करते हैं, राइट। वहीं से आपकी इम्यूनिटी आप एक्स्ट्रा क्यों यूज कर रहे हैं? एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है। आपकी जो सब्जी आप बनती है, 3 टाइम्स हम लोग सब्जी यूज करते हैं, उसमें ही हम लोगों के इतने स्पाइसेस आ जाते हैं जिसकी हमें आगे जरूरत नहीं है, राइट। तो आप हल्दी यूज कर सकते हैं, नो डाउट, कि आपने दूध में थोड़ा लिया है, या टर्मरिक टी आपने लिया है। तुलसी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते आप चबा सकते हैं, च्यूइंग कर सकते हैं उनको। तुलसी है, गिलोय का पानी आप जस्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपका होममेड होना चाहिए। अगर आपको कहीं से गिलोय की स्टिक मिलती है, राइट, अगर आप ले पाते हो तो वो बिल्कुल यूज कर सकते हो, उसको आप यूज करो। आपको डेली बेसिस पे ना करके आप उसको थ्राइस इन अ वीक यूज कर सकते हो। ओके, हेलो, जैसे कि नाउ, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, मेरे बेटे का भी ट्रांसप्लांट हुआ है। ओके, अभी मतलब 1 मंथ 30th को ही होगा, तो ब्रेड और ये बेकरी प्रोडक्ट्स कब तक दे सकते हैं? मैम, बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा बेकरी प्रोडक्ट अभी अवॉइड करें, क्योंकि वो हाई सोडियम भी होते हैं, फास्फोरस भी होते हैं, और सबसे बड़ी चीज उसमें आपके एक तरीके से बहुत सारे ऐसे केमिकल भी यूज होते हैं, राइट। केमिकल का मीन्स आप समझ सकते हैं कि आप उसमें जैसे आपका सोडा है वो भी यूज होता है। आप किसी चीज को बनाने के लिए घर पे कभी ब्रेड बनाए हैं आपने? नहीं। हमेशा एक बार ट्राई करना, वो उसमें ईस्ट बहुत सारी चीजें यूज होती है, तब जाके एक ब्रेड बनता है। तो आप एक कंपनी में देखो वो किस तरीके से बनता है। तो सबसे बेटर है कि होम फूड आप कुछ भी दीजिए, होम फूड में कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी बेकरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं देना है। नहीं, जैसे हॉस्पिटल में उन्होंने मैरी बिस्किट और पार्ले जी बिस्किट कह दिया था, मगर उन्होंने ये भी कहा था कि आप उस पे देखना कि भाई पाम ऑयल नहीं हो, मगर मैंने घर आने के बाद चेक किया तो इवन मैरी और पार्ले जी में भी पाम ऑयल है। एग्जैक्टली मैम, देखो मैं आपसे वही बोल रही हूँ, अब कंपनी आप एक बेसिस पे नहीं, एक चीज के बेसिस पे नहीं बनाती है, बहुत सारी चीजें वो अपने पैरामीटर्स, वो अलग चीजें एक स्टैंडर्ड साइज अलग लेके चलती है, वो इंडिविजुअलाइज किसी के लिए नहीं करती है, राइट, क्योंकि उनको वो अपना प्रोडक्ट सेल करना है। अगर आप बिस्किट ही देना चाहते हैं, आप किसी बेकरी पे जाएं, उनसे बोले अपना कि मुझे इस तरीके से बिस्किट बनवाने हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होंगे, बट वो बिना किसी केमिकल के, बिना किसी आपका सोडे के वो आपको बिस्किट बना के दे देंगे। टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, बट एटलीस्ट वो हेल्दी होंगे। ये जैसे बेकिंग पाउडर, सोडा, जैसे अब आप इडली में भी सोडा डालते हैं तो वो दिक्कत है क्या? इडली कितनी बार देते हो? वो कभी 15 डेज में एक बार। हाँ, वो चलेगा उतना, या फिर उसको ओवरनाइट फर्मेंट कर दो, बेटर रहेगा। ओके, ठीक है, वो बेटर रहेगा। थैंक यू। मैम यहाँ मैम क्वेश्चन है मेरा किसी नाम का, अभिषेक मारू है। वो यस मैम, मेरा नाम अभिषेक मारू है। मेरा ट्रांसप्लांट को लगभग 12 इयर्स हो गए हैं। जी। मेरा क्रिएटिनिन लगभग 1.5 से 2 के बीच में वेरी होता है, और बीपी बहुत हाई रहता है, लगभग 160 के आसपास, इवन आफ्टर टेकिंग सो मेनी मेडिसिन, और यूरिन प्रोटीन रहता है। तो मेरे लिए क्या डाइट प्लान सजेस्ट? सर, डाइट प्लान पूछ रहे हैं या फिर क्या क्या पूछना चाहते हैं? क्योंकि सर डाइट प्लान इट्स, हाँ, डाइट प्लान से डिफरेंट थिंग, वो आपकी ही लैब पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, आपकी ही बॉडी के अकॉर्डिंग वो अलग चीज है, क्योंकि वो आपको डेली बेसिस पे यूज करना है, राइट। मैम बीपी के लिए, बेसिकली बीपी के लिए क्या? देखो, बीपी के लिए आप मेजर करो कि आप सॉल्ट कितना इंटेक करते हो। मैम मैंने बिल्कुल सॉल्ट करके भी देख लिया 15 डेज विदाउट एनी, आई हैड ऑल द डाइट्स, उसके बाद भी बीपी में कोई खास फर्क नहीं है। आपके डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर्स तो वही मेडिसिन ही देते हैं, मेडिसिन बढ़ा दिया, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं है? मतलब 150 160 नॉर्मल रहता है।
नॉर्मल रहता है। आप जो आपकी मशीन है आपने कब परचेज किया था? मैम कहीं वो तो 12 इयर्स बैक ही लिया था। तो आपने कभी मशीन से बाहर भी कराया है? हाँ मैनुअली बाहर कराया है आपने कभी? मैम दोनों ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा सेम सा रहता है। वेरिएशन आता है लगभग। हाँ देखो आप 150 हाँ 160 और डायस्टोलिक 90 to 100। कुछ ऐसा है कोई टेंशन? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आपका टेंशन, स्ट्रेस है, वो नहीं बीपी मैम को कोई सबसे पहले टेंशन नहीं, बढ़ाते हैं। कुछ नहीं, हाँ कोई कुछ टेंशन नहीं एक्टिविटी एक्टिविटी मैम। वॉक करता हूँ सुबह हाँ और थोड़ी बहुत योगा करता हूँ। हम्म। So, बाकी तो ऑफिस का वर्क है ना। वेट कितना है? ओवर वेट हो आप अभी या नहीं ठीक है? वेट वेट 67, मतलब हाइट हाँ नॉर्मल है। हाइट नॉर्मल है। 5.10। अच्छा सॉल्ट कौन सा यूज करते हो आप? मैम अभी सेंधा नमक चालू किया है, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। उससे फर्क पड़ा है? हाँ थोड़ा कम हुआ है। अच्छा कम हुआ है। एक्चुअली सेंधा नमक आप नॉर्मल नमक कम क्वांटिटी में यूज किया है आपने? मैम मैंने बिल्कुल जीरो करके भी देख लिया तो भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं जीरो आया। जीरो करने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, राइट? अब वो हाँ बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना उस चीज को यूटिलाइज कर रही है। मैम मैंने इंटेक तो वैसे भी बहुत कम है, सॉल्ट का ज्यादा नहीं है। हम्म। अभी बट सेंधा नमक लॉन्ग टर्म तक आप यूज मत कीजिएगा, ठीक है? ओके। अभी अगर हाँ आप यूज कर रहे हैं, अगर लग रहा है बीपी में हाँ अब मेरा कम हो रहा है, दैट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि बीपी की आपको बोल रहे दिक्कत है। और सारी हाँ चीजें आपका ईटिंग पैटर्न, वो सारी चीजें भी डिपेंड करते हैं कि आप कितना किस तरीके से अपना खाना फूड इनटेक करते हो, उसका भी उसमें भी बीपी का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखा जाता है। हेलो मैम हेलो निशांत मैम। कहता है वो ये पूछना चाहते हैं कि उन्हें गाइडेंस चाहिए फूड और वाटर की। मतलब अगर वो ट्रैवल करते हैं थ्रू फ्लाइट फॉर मोर देन 24 आवर्स, तो वो चाहते हैं कि मतलब क्या फूड और वाटर इनटेक होना चाहिए, और उनकी ट्रांसप्लांट को 2 साल हो चुके देखो हैं। वाटर इनटेक तक के डॉक्टर ने उनको बताया होगा कि उनको कितना लेना है, राइट? क्योंकि वो सी वेरी करता है। आपका ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बाद में आपका वाटर इनटेक डॉक्टर बोलते हैं ज्यादा लेना चाहिए, बट वो कितने टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक लेना है, कभी वो अलग अलग केसेस होते हैं। लाइक कि कुछ केसेस में क्या होता है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं लेना होता है, नॉर्मल आपका वाटर फ्लूइड इनटेक आ जाता है, बट कुछ केसेस में आपका वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। बट सबसे पहले ये चीज तो अपने डॉक्टर से पूछिए कि मुझे कितना वाटर इनटेक करना है, राइट? और वाटर इनटेक में ही आपका फ्लूइड इनटेक पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये चीज मैं उनसे नहीं बोल सकती हूँ। अगर उनको कुछ भी, क्योंकि डॉक्टर उनको देख रहे हैं, मे बी उनको कुछ प्रॉब्लम है या यूरिन पास आउट कितना हो रहा है या आपका आउटपुट कितना है यूरिन का, वो टेस्ट वगैरह कराते होंगे। तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि मुझे वाटर इनटेक नॉर्मल रखना है या फिर वही 4 to 5 लीटर तक करना है, ये कंसल्ट जरूर करेगा। और मैं ये एक से नहीं, ये हर किसी से बोल रही हूँ, हमेशा अपने डॉक्टर से पूछे कि आपको वाटर इनटेक कितना करना है, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में डॉक्टर भी बोलते नहीं आपको नॉर्मल करना है, जैसे हमारा नॉर्मल 2 से 2.5 लीटर या 3 लीटर होता है, उससे ज्यादा नहीं करना है, राइट? तो वो हमेशा पूछो कि आप मुझे कितना वाटर इनटेक करना है। एंड फूड में अभी नॉर्मल फूड यूज कर सकते हैं, होम फूड अगर वो कैरी करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट्स में थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर आप स्पेशली थोड़ा सा बोलोगे उनको तो वो वहाँ पर अपना लेके जा कैरी कर सकते हो आप। और अगर आपको फ्लाइट में ही मिलता है तो वहाँ पे आपको चॉइसेस आपकी सर्च करनी पड़ेगी कि ये कौन सा फूड है, किस तरीके से मैं खा सकता हूँ, खा सकता हूँ। हम कुकिंग ऑयल कौन सा यूज होना चाहिए? मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछा है किसी ने। देखो कुकिंग ऑयल कोई भी आप यूज कर सकते हो, आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हो, सफोला भी कर सकते हो, राइस ब्रान ऑयल भी यूज कर सकते हो। क्वांटिटी ज्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि ऑयल कोई भी यूज करो क्वांटिटी डिपेंड करती है। ओके। और मैम डाइट्स टू रिस्ट्रिक्ट बोथ यूरिक एसिड एंड यूरिन प्रोटीन। एक्चुअली ये डिफरेंट होता है, स्पेसिफिक। ओके स्पेसिफिक होता है, राइट? इट्स नॉट कि पर्टिकुलर हम कितना, क्योंकि वो एक जिससी अगर मान लो मैं हूँ तो मैं कितना फूड इनटेक कर रही हूँ, क्या फूड इनटेक कर रही हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है,
मैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हूँ, वो सारी चीज़ें उसमें इम्पैक्ट करती हैं आपका यूरिक एसिड में। तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको प्लान करनी होती है। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि जो आपका यूरिक एसिड इंक्रीज करेगी, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं, उसमें थोड़ी और भी फूड इंक्लूड होते हैं, आपका ईटिंग पैटर्न भी इंक्लूड होता है, आपकी हिस्ट्री भी इंक्लूड होती है, एंड मेडिसिन। हेलो या हेलो। यस मैम। हाँ मैडम, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, हनी, शुगर और मिश्री, स्वीटनेस के लिए कौन सी चीज बेटर है? सर तीनों ही तो मीठी है। नहीं मतलब बेटर कौन सी है, कौन सी यूज प्रेफरेबली कौन सी यूज करें? सर किसके लिए पूछ रहे हैं, डायबिटिक के लिए, नॉन डायबिटिक के लिए? यस मैम। मैम मैं इसी क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में आप आंसर कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी आया है जिसमें लोग डायबिटीज का पूछ रहे हैं और शायद सर नॉन डायबिटिक का पूछना चाह रहे हैं। तो डायबिटीज के लिए लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम डायबिटीज में शक्कर की जगह गुड़ या मिश्री ले सकते हैं, एंड स्पेसिफिकली सर पूछ रहे हैं फॉर नॉन डायबिटिक, तो आप दोनों का बता दीजिए। देखिए आप नॉन डायबिटिक हो, राइट? गायब हो गए सर, किधर है? सर के लिए हाँ, नॉन डायबिटिक अभी था। हाँ अभी मैं इनके बारे में बता देती हूँ। देखिए मिश्री बिल्कुल ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं, और हनी भी यूज कर सकते हैं अगर वो हनी प्योर है तो। ठीक है, डिपेंड करता है किस लिए यूज करना चाहते हैं। तो हनी डेली बेसिस पे नहीं यूज करना है, किसी पर्टिकुलर चीज में यूज करना है कि अच्छा ठीक है मैं ये खाना ले रहा हूँ तो इसमें 1 टीस्पून हनी ले लिया, वो चलेगा। और अगर आपके लैब पैरामीटर्स ठीक है तो बिल्कुल 1 टीस्पून यूज कर सकते हो। हेलो हेलो, हाँ जी। एंड मुद्रिका, आपका क्वेश्चन जो था उसके लिए मैं बता देती हूँ, डायबिटिक मीठा कुछ नहीं ले सकते हैं, चाहे वो हनी हो, गुड़ हो या फिर चीनी हो, क्योंकि ऑल आर कार्ब्स। ठीक है, ऑल आर। हाँ, तो वो नहीं यूज करना है, क्योंकि शुगर पे कहीं पे भी ये फ्लक्चुएशन डालेंगे। अगर आपका शुगर नॉर्मल है तब भी नहीं लेना है, क्योंकि उसको चेक करो। समटाइम्स आपका मेडिसिन के थ्रू आपका शुगर नॉर्मल हो जाता है, और अब वही आपका मेन कोज होता है कि आपका शुगर ही किडनी पे असर डालता है। ठीक है, तो आपने अगर कुछ भी गुड़ लिया है तो वो भी आपके सीधा आपकी बॉडी में एक मीठा, आपका खाने का भी शुगर इतना ज्यादा होता है, जब चपाती लेते हो, सब्जी लेते हो, उसमें भी शुगर कंटेंट है, पहले बॉडी उसको तो यूटिलाइज करे। ठीक है, वहां पे आप सिंपल शुगर ऐड कर रहे हो, वो नहीं करना है। ओके मैम, पूजा शाह का क्वेश्चन है, वो चाहती हैं कि आप बताएं कि कोकोनट वाटर, शुगर केन जूस, टी, कॉफी, पैकेट जूस और रियल सोडा जैसे स्प्राइट और बिस्लरी, इन सब के बारे में एक अंदाजा बता दे कि हम क्या ले सकते हैं और क्या नहीं। ये ट्रांसप्लांट पेशेंट है? यस मैम। ओके, और इनके देखो yes, ये चीजें ना वेरी करती है कि आपके लैब पैरामीटर्स कैसे रहे हैं। नहीं, हेलो, मैं ट्रांसप्लांट। पूजा आप बोल रही हैं? पूजा अगर आप यहाँ हैं तो प्लीज अनम्यूट करके कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। हाँ मैडम, मैं मनोज साहू बोल रहा हूँ। हाँ जी। किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट। ओके मैडम मेरा 2 साल पहले 13 जुलाई 2018 को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था जी। अभी मेरा वेट 52 kg का था जी। अभी मेरा वेट 63 हो गया और सारे ब्लड। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मुझे। हाँ हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, सारे रिपोर्ट मेरा नॉर्मल है, पर मेरा वेट 63 kg का हो गया अभी। पहले ट्रांसप्लांट से पहले 52 kg का था। अभी 63 हो गया आपका, 52 पहले था, ऑलमोस्ट 10 kg आपका बढ़ गया, आप ये बोलना चाह रहे हैं? जी, उसको कम करने के लिए क्या करूँ? नहीं सर, आपकी हाइट कितनी है? 5.3 है, तो 60 तक आप लेके जा सकते हो वेट को। कितने तक? 60 तक लेके जा सकते हो। और देखो आपका पोस्ट ट्रांसप्लांट वेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस आपकी हैं वो वेट आपका बढ़ाती हैं, राइट? उसमें और फिर उसके बाद में आपको एक फ्री हैंड छूट मिल जाती है कि अब आप चीजें खा सकते हो, तो उसमें आप अपनी चॉइसेस का फूड बिल्कुल खाते हैं,
तो आपने फूड कितना लेना है, क्या ले रहे हो, वो आपने अपनी डाइट पे एक बार ध्यान देना है, और एक्टिविटी क्या कर रहे हो वो भी आपने देखना है। मेरा अभी स्टडी चालू है मैडम। स्टडी आप कर रहे हैं जी। तो आपका कुछ वो तो नहीं हो पाता होगा, लाइक आपका जैसे आपने वॉक कर लिया या फिर आपने थोड़ा सा योगा कर लिया या स्ट्रेचिंग कर लिया हल्का सा। वॉक मैं करता था अभी, लेकिन कोविड के टाइम से बंद हो गया, तो इस टाइम मेरा वजन थोड़ा 4 किलो एक्स्ट्रा बढ़ गया। हाँ, एक्चुअली में क्या है कि अभी अपना वो सभी का है, आपके साथ में नहीं है, वो किडनी ट्रांसप्लांट वालों के साथ में नहीं है, वो सभी के साथ में है। जो नॉर्मल लोग हैं उनका भी वेट बढ़ गया है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब चीजें थोड़ा सही होंगी तब डेफिनेटली आपका वेट थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा मेरा यूरिक एसिड भी थोड़ा कभी ऊपर नीचे हो जाता है। सर देखिए, आप एक ऐसी चीज पूछ रहे हो जो स्पेसिफिकेशन में आती है, राइट? हाँ, तो वो चीज एक मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि आपका आपने बेटर रहेगा आप किसी भी एक डाइटिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको एक अपना आपका डाइट चार्ट वो बना देंगी आपके अकॉर्डिंग, कि आपके लैब पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, आपका जो वेट है उसके कंसर्न के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें वो देख लेंगी। अगर आप उसमें चाहते हैं कि हाँ मेरा वेट मैनेजमेंट रहे, सारी चीजें रहे, मेरा यूरिक एसिड भी नॉर्मल रहे, तो वो एक बार आप उनसे सजेस्ट किसी भी उससे सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं सर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है सर। थैंक यू मैडम। हेलो मैडम, मैं पूजा शाह बोल रही हूँ। मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला है, अभी कोविड के वजह से रुका हुआ है, लेकिन मैं मतलब 18 इयर्स की हूँ, तो मुझे मतलब अभी 18 इयर्स बाहर का खा सकते हैं कि नहीं? हाँ पूजा, आप 18 इयर्स के हो, राइट? और ट्रांसप्लांट होने वाला है, कोविड चल रहा है, डू यू थिंक सो आपको बाहर का खाना चाहिए? क्योंकि अभी आपको क्या है, अपनी इम्यूनिटी आपको अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करनी है ट्रांसप्लांट के लिए, ताकि आपके ट्रांसप्लांट के बाद में भी आपकी बॉडी उस चीज को रिकवरी करने के लिए बिल्कुल रेडी रहे। और अगर आप बाहर का खाना खाओगे, देखो अभी बाहर अनसेफ है सब चीजें, आपको भी नहीं पता क्या, अगर किसी को आप बाहर का खाना खाते हो, वहीं पर अगर किसी को कोविड हुआ, इन केस 0.1% वो आप तक इन्फेक्शन पहुंचा, तो फिर ट्रांसप्लांट पे भी इशू आ जाएंगे। तो अभी इस सिचुएशन में तो आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नहीं, मैं कोविड ना हो उसके बाद का बोल रही हूँ, मतलब जब कोविड खत्म हो जाए और ट्रांसप्लांट के बाद 5 इयर्स 6 इयर्स के बाद ऐसे। आप फ्यूचर की बात पूछ रहे हैं अभी? हाँ। तब तक तो हम लोगों के और अवेयरनेस प्रोग्राम हो जाएंगे, डोंट वरी पूजा। ओके, नो। हेलो, अभी पॉजिटिव सोचो, आपका ट्रांसप्लांट अच्छा हो। हेलो हेलो हाँ हेलो, मैं बोल रही हूँ। इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। दो ये लोग जिनको भी साथ क्वेश्चन बात पूछना है वो प्रॉपर चैनल से पूछे, कि टेक्स्ट मैसेज करते हैं मुद्रिका जी को, नहीं तो एक का ही क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाएगा। हेलो हेलो मैडम, मेरे को थोड़े क्वेश्चन थे आपसे, वो मुझे पूछने थे। मैं पूछना चाहता था वाटर का जो TDS लेवल होता है वो कितना होना चाहिए नॉर्मल ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए? सर ये आप ना एक आरओ वाले से पूछिए। नहीं, 50 पेशेंट के लिए आज की डेट में आरओ बहुत अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। कोई नहीं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आरओ बेस्ड है या यूवी बेस्ड है मैडम ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए? क्योंकि इसमें मिनरल्स जो होते हैं ना आरओ में, वो अलग से हट जाते हैं, तो हम लोगों को तो मिनरल्स लेने होते हैं। तो आपके ख्याल से आरओ बेस्ड है या यूवी बेस्ड है हमारे लिए? सर देखिए, मिनरल्स तो आपको खाने से भी मिलते हैं, राइट? आपका जो फूड होता है उसमें भी मिनरल्स होते हैं, और हमारी बॉडी को मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में जरूरत होती है उनकी। तो आप वो अपने फूड से भी ले सकते हैं, अगर आप इस कंसर्न में बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वाटर में आप नॉर्मल वाटर यूज, बॉइलिंग वाटर भी यूज कर सकते हैं, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं आप अपना जो भी आप कोई से भी आरओ लगा हुआ है उसमें देखो, ये सिर्फ ना सेल करने के तरीके हैं। हेलो, देखो वो हर कंपनी का अपना तरीका है प्रोडक्ट को सेल करने का, कि मेरे प्रोडक्ट में 7 आपके फीचर्स है, मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर्स है,
ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग वाटर भी आप यूज कर सकते हो, और मिनरल्स, आपने मिनरल्स के कंसर्न में बात की है, वो आप अपने फूड से भी ले सकते हो, क्योंकि आपके फूड में हर टाइप के मिनरल्स होते हैं। मैडम ये पूछना चाह रहा था मैं, प्रोटीन यूरिया अगर किसी पेशेंट को, तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, प्रोटीन उसे कितना लेना चाहिए? सर मिनिमम या मैक्सिमम? वो डिपेंड करता है पेशेंट के, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। हाँ, वो वेरी करता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब अगर हम लोग एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन लें जो सारे जने पूछना चाह रहे हैं कि किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है 6 महीने, किसी के ट्रांसप्लांट को हो गए हैं 2 साल 3 साल, बट एक बेसिक चीज ऐसी आ रही है जहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं किसी का वेट इंक्रीज हो रहा है और किसी का वेट डिक्रीज हो रहा है, या मतलब देखिए काफी वेरिएशन आ रहा है। देखो, इसमें 2 रीजंस हो सकते हैं। पहले हम वेट गेन की बात कर लेते हैं। वेट गेन का रीजन आप सबको पता है कि हमें फ्री हैंड छूट मिल जाती है खाने पीने के लिए, और हमारा ओवर ईटिंग शुरू हो जाता है, राइट। कहाँ पर हम लोगों को एक लिमिटेड अमाउंट में खाना होता है, इन डायलिसिस एंड डी डायलिसिस एपेटाइट कम होती है, बट उसके बाद में आपके ट्रांसप्लांट के बाद में आपकी कुछ मेडिसिन भी ऐसी चल रही होती है जो आपका वेट गेन करने में हेल्पफुल होती है, राइट। उस केस में क्या होता है कि आप खाना भी खा रहे हो, वहाँ पे आपका मेडिसिन भी आपका वर्क कर रही है, और आपकी एपेटाइट भी अच्छी हो गई है, जिससे कि आपका वेट गेन हो रहा है, बट वहाँ पर कहीं पर भी आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। एटलीस्ट फॉर द 6 मंथ तो आपको इतनी ज्यादा एक्टिविटी करने की डॉक्टर भी परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये आपका रिकवरी टाइम है, राइट। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी बॉडी को आपकी फूड की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी जरूरत है, कितनी क्वांटिटी में फूड आपकी बॉडी को चाहिए, वो जरूरी है। आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए, बट वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसको कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। एक पर्टिकुलर कैलोरी की रिक्वायरमेंट हर किसी को नहीं होती है। कोई शॉर्ट हाइटेड है, कोई किसी की हाइट ज्यादा है, किसी का वेट ज्यादा है, किसी का कम है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो वेट गेन होने के चांसेस जो रीजंस है, वो रीजंस ये हो सकते हैं। और दूसरे केसेस में क्या हो सकता है कि आपका जो आप बोल रहे कि वेट लॉस हो रहा है, सबसे पहले रीजन फाइंड आउट करो वेट लॉस क्यों हो रहा है। आप कितना फूड इनटेक कर रहे हो, आप पहले की तरह ही डाइट ले रहे हो, अपने डाइट में चेंज किया है, राइट। कभी कभी क्या होता है, आपको पहले ही जो पैटर्न में जो डाइट आप ले रहे होते हो वही आप डाइट कंटिन्यू करते हो, क्योंकि मैंने काफी पेशेंट्स को ऐसे देखा है। उनसे सॉरी उनसे पूछो आप क्या खा रहे हो, मैम हम तो वही खा रहे हैं जो हमें डायलिसिस से पहले हम खा रहे थे, राइट। अब डायलिसिस से पहले आपकी रिक्वायरमेंट अलग थी, डायलिसिस टाइम पर आपकी रिक्वायरमेंट अलग थी, और पोस्ट ट्रांसप्लांट आपकी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग है। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को रिकवरी जरूरी होती है, आपके मसल वेट जरूरी होती है, उसको गेन कराना, आप किस क्वांटिटी में आप खाना खा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो वेट आपके लॉस होने के चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो गया है, बट आपका फूड इनटेक कम है। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक बिरला जी के। वो कह रहे हैं वो भी एक पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट है और वेजिटेरियन, नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट है उनकी। तो अगर हम लोग दूध की बात करें तो वो कौन सा प्रेफर करना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, एज इन काउ मिल्क और बफेलो मिल्क, एंड ऑफ कोर्स आल्सो व्हाट क्वांटिटी? सी डायबिटिक है वो मैम, नॉट मेंशन्ड। सी अगर सबसे पहले तो आप कोशिश करो फैट फ्री आपका मिल्क होना चाहिए। फैट फ्री का मतलब टोटली फैट फ्री नहीं होता है, लो फैट आप यूज कर सकते हो। उस केसेस में क्या होता है, आपका ऑलरेडी आप हर फूड से कहीं ना कहीं आपका एनर्जी मिल रही है, आपको फैट कंटेंट मिल रहा है। आप हम जो इंडियंस हैं, हमारे यहाँ पर घी, तेल, ये सब चीजें अच्छी खासी क्वांटिटी में होती है, तो हमको अलग से लेने की जरूरत नहीं होती, राइट। तो बेटर है नॉन डायबिटिक, ओके। तो वो काउ मिल्क बिल्कुल यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बफेलो मिल्क, ठीक है। लो फैट मिल्क यूज कर सकते हैं, इट कैन बी टोन्ड और डबल टोन्ड, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। एंड क्वांटिटी विल बी डिपेंड कि उनकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट, एंड उनके पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कितना प्रोटीन उनको रिक्वायरमेंट है, वो एक इंडिविजुअलाइज उनको डिपेंड करेगा कि कितना प्रोटीन उनको चाहिए, वहीं से हम लोग उनका मिल्क क्वांटिटी हम डिस्कस कर सकते हैं। मैम, जैसे हम आलमंड्स खाते हैं, मतलब सुबह खाली पेट, रात को हमने सोक कर लिए आलमंड्स और सुबह हम लोग खा रहे हैं, सो इज दैट ओके? आई मीन ट्रांसप्लांट डजंट हैव एनी इशू विद दैट? अगर आप सभी ट्रांसप्लांट के पेशेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आई विल नॉट रिकमेंड इट, बट और जैसे मैंने अभी अशोक जी के बारे में बात करी,
ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं और नॉन डायबिटिक हैं, अगर स्पेसिफिकली इनके लिए बताना हो तो, क्योंकि क्वेश्चन इन्होंने भेजा था। हिस्ट्री नहीं पता है, मुझे नहीं पता उनका लाइफ स्टाइल क्या है, तो मैं एक कमेंट नहीं कर सकती इस पर। ओके, अगर आप जनरलाइज भी बात करें तो इट्स लाइक कि हमें आप रेकमेंड नहीं करती हैं, राइट? अगर आप जनरलाइज पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट की बात करें। नहीं, देखो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट वैरी करता है कि वो क्या है उनको किस तरीके की क्या चीजें रही हैं पास हिस्ट्री में, उनको बीपी रहा है, उनको शुगर रही है, उनको किडनी की दिक्कत कैसे हुई है, देन उनका ट्रांसप्लांट हुआ है। आफ्टर अब अगर हम उनको ये चीज अलाउ करते हैं, हम बोलते हैं नट्स हमने अलाउ कर दिए, बट हम उनके लैब पैरामीटर्स ट्रांसप्लांट के बाद में कैसे रहे हैं कंटिन्यूअस, वो भी हमें देखना होता है, राइट? अगर फ्लक्चुएशन बीच में होता है तो हम लोग रिकमेंडेशन डिपेंड करता है डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके मैम, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन थे कि अगर वो मतलब उनके फेस से बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं और स्कैल्प है पिछले 4 साल से, तो ही इज अज्यूमिंग कि ये डेफिनेटली ड्रग्स की वजह से है, दैट इज द स्टेरॉइड्स जो वो ले रहे हैं। तो व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड इन द डाइट? एनीथिंग रिलेटेड, आई मीन इफ यू थिंक इट्स रिलेटेड। देखो ये एक स्पेसिफिक केस है, राइट? एक क्योंकि ये अपनी इंडिविजुअलाइज चीजें हम लोग उससे डिस्कस कर रहे हैं, राइट? प्रॉब्लम हमारी है तो हम लोग कभी एक चीज होती है कि अगर मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी किस चीज पे कैसे रिएक्ट करती है वो मुझे पहले वॉच आउट करना होता है। अगर मैं कोई फ्रूट्स ले रही हूँ या मैं कोई जूस ले रही हूँ या मैं कुछ ले रही हूँ आफ्टर पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद में, मेरी बॉडी किस तरीके से इस पे रिएक्ट कर रही है, मेरे पैरामीटर्स तो नहीं बढ़े हैं, मेरे किसी चीज में कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं आया है, राइट? वो आप एक ऑब्जर्वेशन के अंडर ऑब्जर्वेशन आप मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, बट विदाउट ऑब्जर्वेशन मैं रिकमेंड वो कुछ कमेंट नहीं कर सकती इस चीज के। ओके मैम, निधि का क्वेश्चन है कि जिम करने के बाद एक दिन में कितने एग ले सकते हैं? क्योंकि जिम के बाद शी सेइंग के प्रोटीन की नीड होती है, उनको 9.5 मंथ हो गए हैं ट्रांसप्लांट को और नो बीपी नो शुगर। उनके डॉक्टर ने उनको बोला है जिम करने के लिए, और जिम किस पर्पज से कर रहे हैं वो भी एक बार कंसल्ट करें, राइट? एक तो होता है आप आपकी पहले पास्ट हिस्ट्री में क्या चीजें रही हैं, एक आपका अगर ओवरवेट है तब आप जिम कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप नॉर्मल है, आपका वेट नहीं है, आप सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए जिम कर रहे हैं, ऑलरेडी आप ट्रांसप्लांट पेशेंट है, आप अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर कंसल्ट करें कि मैं क्या जिम कर सकता हूँ, मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकता हूँ ताकि मेरे आने वाली लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपका एक्सरसाइज के ऊपर भी डिपेंड करती है कुछ चीजें। अगर वो अभी प्रोटीन हाई प्रोटीन पे जाएंगी, सी देखो जब हम जिम करते हैं तो हमारे जो ट्रेनर होते हैं दे सेज ऑलवेज सेज कि आप हाई प्रोटीन यूज करो, ठीक है? अब हाई प्रोटीन हमारे दिमाग में होता है प्रोटीन बहुत ज्यादा लेना है। अब प्रोटीन आपको क्यों ज्यादा लेना है, क्योंकि वो वेरी करता है एक इंडिविजुअलाइज पर्सन टू पर्सन, कि अगर मेरी बॉडी को हो सकता है 40 ग्राम की जरूरत हो, आपकी बॉडी को जरूरत हो 60 ग्राम की जरूरत हो, ठीक है? तो अगर मैं 60 ग्राम ले रही हूँ जिसको 40 ग्राम की जरूरत है, तो डेफिनेटली वो मेरा किडनी पे फैट डालेगा, ठीक है? वो ऑलरेडी पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट है, तो उनको सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए अगर वो इस पर्पज से किस पर्पज से जिम कर रहे हैं एंड कितनी उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, क्योंकि मैं उनको ये नहीं बोल सकती अच्छा 3 से 4 अंडे ले सकते हो, आप ये ले सकते हो, मुझे नहीं पता उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। मैम जैसे आपने बोला था सेंधा नमक के बारे में आपने बात करी थी, तो यहाँ पे लोगों का कंसर्न है कि सेंधा नमक ज्यादा टाइम के लिए आप क्यों रेकमेंड नहीं कर रही हैं? जैसे मीनाक्षी है वो ये पूछना चाह रही हैं कि आपने लॉन्ग पीरियड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सेंधा नमक क्यों रेकमेंड नहीं किया जा रहा है? या देखो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू दोनों में अलग अलग है, राइट? कुछ जो हमारा सॉल्ट होता है जहाँ से हम बोलते हैं हमारा नॉर्मल सॉल्ट जो हम बोलते हैं टाटा सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन की जाती है, वो हर किसी सॉल्ट में मिलती भी नहीं है, राइट? अब इसमें क्या है, हर किसी का अलग अलग है, किसी में कुछ ज्यादा है, किसी में कुछ कम है। आप सेंधा नमक लॉन्ग टर्म के लिए वो लोगे तो उसमें बॉडी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका लो सोडियम पे चली जाए। जब लो सोडियम पे जाएगी, आप खाने से कितना भी सोडियम ले लो, अब वो आपकी बॉडी में आएगा ही नहीं। अगर आप उसकी सिर्फ क्वांटिटी कम करते हैं, दैट विल बी बेटर। सेंधा नमक समटाइम्स यूज कर सकते हो, आपका पिंक सॉल्ट समटाइम्स यूज कर सकते हो, बट जो आपका नॉर्मल सॉल्ट है वो रेगुलर बेसिस पे यूज करो, बट उसको कम क्वांटिटी में, ज्यादा यूज नहीं करना है।
मैम बेल पेपर और मशरूम, सॉर्टेड मशरूम बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब एज पैरामीटर इन मशरूम नॉर्मल, के भी अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं तो फर्स्ट आपके लैब पैरामीटर्स क्या बोलते हैं वो आपको चेक करने चाहिए। लैब पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक है, मशरूम एंड आपका बेल पेपर बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन बेल पेपर इज गुड। ओके आई गेस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डन, बट हाँ यही है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो थोड़े पर्सनलाइज है। मतलब जैसे लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट कम हो रहा है, एंड उनके स्पेसिफिक, जैसे आपने कहे थे कि पैरामीटर सबके अलग अलग होते हैं, लैब पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। right. तो जनरलाइज्ड क्वेश्चन आई एम नॉट गेटिंग एज सच। तो आई वुड रिक्वेस्ट, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिनके भी थोड़े कोई पूछना चाह रहा है कि हल्दी मिल्क ले सकते हैं क्या, मखाना मिल्क और हल्दी मिल्क। मखाना मिल्क, मीनाक्षी मीनाक्षी आप हो इसमें? हाँ, शी इज हियर। उनका ट्रांसप्लांट को 3 मंथ्स हो चुके हैं। उन्होंने एक्चुअली लिख लिया है चैट में, उनके ट्रांसप्लांट को 3 महीने हो गए हैं, और वो पूछ रही है कि हल्दी मिल्क और मखाना मिल्क का बता दीजिए। या मीनाक्षी, हल्दी मिल्क बिल्कुल ले सकते हो, जो आपकी रॉ हल्दी आती है आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड मखाना आपने क्यों यूज करना है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि अभी तो 3 मंथ्स हुए हैं, ठीक है। मखाना अभी यूज मत करो, समटाइम्स यू कैन यूज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी आपके लैब पैरामीटर्स कैसे हैं स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि आपका 6 मंथ आपका रिकवरी फेज होता है, तो बेटर है उसमें आप अपना नॉर्मल खाना यूज करें, बट बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने हैं, ठीक है। आपका चेक करो, आपका पोटेशियम कैसा है, फास्फोरस कैसा है, क्रिएटिन कैसा जा रहा है, वो सारी चीजें आपने चेक करना है। हल्दी मिल्क यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्स्ट आपका मखाना मैं थोड़ा नहीं सजेस्ट करूंगी अभी तो, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके बारे में। मैम क्वेश्चंस लाइक आटा मैगी, नूडल्स, केचप, सोया सॉस, आई मीन क्या ये अलाउड है खाना? मैगी आप कभी कभी यूज कर सकते हो, ठीक है, बट बेटर है जो उसका मसाला आता है अगर उसे यूज ना करके आप होममेड मसाले उसमें यूज करें, राइट। और हमेशा मैगी आप जब यूज करते हो तो आप उसको एक बॉईल कर डालो पानी में, उसका पानी आप फेंक दो, फिर दूसरा फ्रेश पानी उसको बॉईल करो प्रॉपर तरीके से। ओके, एंड अगर वंस इन 3 मंथ्स तो उसमें भी हम सेम प्रोसेस करें, या आप रेगुलरली के लिए ये चीज कहना चाह रही हैं? नहीं, जब भी आप मैगी खाते हो, देखो मैगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऐड ऑन की जाती है, विच इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, राइट। क्योंकि मैगी में जो चीजें होती हैं उसमें क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने में बहुत टाइम लगाती है, इट्स अप्रोक्स 5 days 6 days। तो वो आपने देखना है। आई रिकमेंड कि आपने कभी खाना है तो वंस इन अ मंथ, और हार्डली आपका ट्वाइस इन अ मंथ मैक्सिमम, अगर आप बहुत फाउंड ऑफ हो। बट आपने उसके मसाले सिर्फ एक ही बार यूज करने हैं, अपने होममेड मसाले आप यूज करो, दैट विल बी बेटर अगर आप मैगी ही खाना चाहते हो। ओके मैम, इज इट ओके टू ईट पल्सेस एज दे आर कंसिडर्ड एज हाई प्रोटीन सोर्स? बिल्कुल। नाउ अभी क्या है, नाउ यू आर ट्रांसप्लांट पेशेंट, अभी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ज्यादा का मतलब जो अभी रिसेंट में आए हैं, जिनको 6 वीक नहीं हुए हैं उनको ज्यादा है, जिनको हो चुके हैं, ईयर्स हो चुके हैं, वो नॉर्मल प्रोटीन यूज कर सकते हैं। तो दाल बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, एलोवेरा, आंवला जूस और एप्पल विनेगर यूज कर सकते हैं क्या? अगर मैं बोलूंगी डिपेंड्स ऑन लेवल्स। डिपेंड्स, राइट। मैंने बोल दिया यहाँ पर अच्छा आप ले सकते हो, बट सभी ने स्टार्ट कर दिया और पता चला कि एग्जैक्टली उनके लैब पैरामीटर्स बढ़ गए तो बोलेंगे अच्छा हमें तो प्रीति जी ने बोला था, राइट। तो आई नॉट सजेस्ट इट। हाँ, बेटर है कि थोड़ा सा आप हमेशा मैं एक चीज जरूर बोलूंगी आप लोगों से, आफ्टर ट्रांसप्लांट या वंस इन अ ईयर एटलीस्ट आप एक रीनल डाइटिशियन से जरूर एक, देखो आई नो अमाउंट जाता है, हर किसी को लगता है, बट आपकी बॉडी, आपका पास हिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग जो आपको डाइट चार्ट जाता है वो आप उसको एटलीस्ट 1 ईयर तक बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। अगर आपके लैब पैरामीटर्स में कोई चेंजेस नहीं है तो वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाती है कि हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, किस तरीके से लेना है, क्यों लेना है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ये एक चीज लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज है,
तो आपके लैब पैरामीटर्स में कभी आप इन केस कभी आपका बीपी, जैसे अभी 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 आई थिंक एक पार्टिसिपेंट ने आपको बोला था राइट यहाँ पर कि मुझे बीपी का फ्लक्चुएशन है, उनको अपने ट्रांसप्लांट के बाद में जरूर एक डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए था, जिससे कि उनको पता चलता मैं क्या ले सकता हूँ क्या नहीं। वेट इंक्रीज होने का भी अगर लगता है तो एटलीस्ट आप ले सकते हो। देखो अभी क्या है कि मैं ये नहीं बोलूंगी, हो सकता है जहाँ पे भी आपको लगे आप यूज ले सकते हो, बट एटलीस्ट कंसल्ट टू अ डाइटिशियन फॉर द आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। एक डाइट चार्ट ले लो, चाहे 1 साल में लो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके लैब पैरामीटर्स में कोई चेंजेस नहीं है तो आप 3 मंथ्स में 6 मंथ में लो, 1 ईयर में तो एटलीस्ट अपना ले लो। उसमें कि आपका बॉडी वेट बढ़ेगा कुछ बढ़ेगा तो एटलीस्ट दे कैन मैनेज इट राइट, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाली चीज है और हम भी चाहते हैं अच्छे से आगे बढ़े। और हमेशा अपने डॉक्टर को टाइम टू टाइम दिखाते हैं। हाँ जी मैं बोल रहा है कि आई एम 2 टाइम किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि ब्रेड खा सकते हैं, राइस खाना चाहिए या नहीं, ब्रेड राइस। डायबिटिक है? Again, it's not mentioned. ओके, अगर डायबिटिक है, शुगर सही चल रहा है तो बिल्कुल ले सकते हैं, और अगर नॉन डायबिटिक है तो राइस बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई गेस उनको आंसर मिल गया होगा, बट let me read. अगर कुछ किसी का क्वेश्चन मिस हो गया तो इट विल, या देयर इज वन क्वेश्चन, व्हाट आर द फ्रूट्स गुड एंड बैड फॉर पोस्ट ट्रांसप्लांट? देखो आफ्टर ट्रांसप्लांट आपका फूड में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, फ्रूट्स में सॉरी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। वेरी करता है आपका पोटेशियम लेवल तो नहीं बढ़ रहा है, इसके बाद में आपको कोई मेडिसिन ऐसी तो नहीं चल रही जो आपका पोटेशियम लेवल रेज कर रही है, तो उस केस में आपको लो पोटेशियम फ्रूट्स आपके यूज़ करने हैं। बट जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जब आप एक डाइटिशियन के ऑब्जर्वेशन में रहते हो तो आपको फ्री हैंड बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर मैं अपने पेशेंट के बारे में बताती हूँ आपको, वहाँ पे मैं उनको हर चीज़ ऑलमोस्ट देती हूँ, ताकि वो कहते हैं ना रियलाइजेशन जो होता है कि हाँ हमारी एक अलग डाइट है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ आप बनाना खाओ, वो मेरे साइड में आपका ऑब्जर्वेशन है, मैं किस क्वांटिटी में देती हूँ क्या देती हूँ। बट हाई पोटेशियम फूड आपने नहीं लेने हैं, अगर आपका फ्रूट नहीं लेने हैं, अगर आपका कोई पोटेशियम रेज करने वाला मेडिसिन चल रहा है, उस केस में तो बिल्कुल नहीं लेने हैं। अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो आप कि मेरा कोई ऐसा मेडिसिन तो नहीं है जो मेरा पोटेशियम रेज कर सकता है, ठीक है। 1 और 2 स्लाइस तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बनाना के छोटे छोटे स्मॉल 2 स्लाइसेस आपने ले सकते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। बट ये नहीं है कि पूरा बनाना खाना है, राइट। ऑरेंज के अगर 2 स्लाइस उसमें से ले रहे हो फॉर द टेस्ट चेंज, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पोस्ट ट्रांसप्लांट। बट अगर पोटेशियम रेंज में है तब ले सकते हो। राइट मैम, एनी डाइट plan for constipation and gastric problems? I mean, it's mentioned, it's a question. Okay, I think मुझे एक ही चीज रिपीट बार बार करनी पड़ रही है। देखो आप स्पेशलिटी मतलब आई मीन स्पेशल अपने लिए बात कर रहे हो, राइट? जो भी बात कर रहे हैं तो इससे ये आपके लिए है कि आपको किस तरीके का कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, आपको कैसा रहता है, कितने टाइम से रहता है, मेडिसिन की वजह से है या फिर आपका फूड इंटेक प्रॉपर नहीं है। जस्ट अपना पहले फूड इंटेक प्रॉपर करो तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ठीक है। खाना अच्छे से रखोगे तो कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा। ओके मैम, आई गेस मोस्ट ऑफ द जेनरिक क्वेश्चंस हम लोग ले चुके हैं, क्योंकि अब जैसे है कि भाई लोग काफी आपने जैसे कहा अपने लिए पूछना चाह रहे हैं फॉर समथिंग पर्सनल। पूजा है जो ये कहना चाह रही है कि क्या मैं आपसे पर्सनली कंसल्ट कर सकती हूँ एज अ डाइटिशियन, तो क्या मैं सबको ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जितने जने अवेलेबल हैं वो आपसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं? आई मीन इफ आई कैन गो अहेड एंड गिव योर नंबर, या ऐसी कोई चीज है जो आप बताना चाहते हैं कि यू कैन कंटिन्यू विद इट, हाउ टू कंसल्ट, आप बता दीजिए सब। या बिल्कुल, अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आप मेरा नंबर मुद्रिका के पास में है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं बिल्कुल, राइट, उनसे नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड वेलकम है सभी का, हेल्दी रहो। Great.
थैंक यू सो मच। और मैम जो भी बाकी क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैं सबको बोल दिया है कि आप लोग जो भी कंसल्ट करना चाहते हैं वो मैम से कंसल्ट कर सकते हैं, बीइंग एट नॉमिनल प्राइजेस, और जो भी मैम का है वो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। और जो भी हमारे ग्रुप में एडिड हैं, चाहे वो KCF का ग्रुप है या और भी किडनी के जितने भी ग्रुप है जहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि आज का हमारा कोई सेशन होने वाला है, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज करके भी हमसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। फॉर नाउ आई एम सेइंग बाय, एंड मैं चाहती हूँ कि हमारे तो जो सीनियर है यहाँ पर हमारे किडनी केयर फाउंडेशन सोसाइटी के तारा चंद जी, मैं चाहूंगी कि वो एज अ थैंक यू नोट आपको ग्रीट करें, एंड लेट दिस एंड ऑन हिज नोट। तारा चंद जी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप अनम्यूट करें और हेलो। हाँ ताराचंद जी प्लीज करिए। मैम नमस्ते। नमस्ते जी ताराचंद जी। ट्रांसप्लांट हो गया किडनी। आपकी वॉइस हमें नहीं आ रही है और आप हमें स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहे हैं। हेलो। हाँ जी। दिख तो रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। किडनी केयर फाउंडेशन सोसाइटी राजस्थान की तरफ से और सारे पेशेंट की तरफ से मैडम आपको थैंक यू। आपने वैल्यूबल टाइम निकाला हमारे लिए, और होप करते हैं आगे भी आप अपना समय देती रहेंगी। और बाकी डिटेल्स हम इस पे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देते हैं, जैसे कई पेशेंट को बीच बीच में जरूरत पड़ती है। आपका ये शेड्यूल 1 महीने पहले हुआ था। या आई नो, मुझे याद है बट हम नेटवर्क इशू की वजह से कर नहीं पाए थे। हाँ, वो क्वेश्चन इकट्ठे हुए हैं, कई लोग मिस भी कर गए आज, कई ज्वाइन नहीं कर पाए। तो आगे फ्यूचर में कभी याद करें तो एक बार और थोड़ा सा गाइड करें पेशेंट को। बिल्कुल, आप जब भी याद करेंगे मैं हाजिर रहूंगी। हमारे राजस्थान में ऐसा प्रॉपर चैनल है ही नहीं, प्रॉपर डाइटिशियन है ही नहीं। अच्छा, हाँ मैंने एक बार विजिट किया था, मुझे मिस्टर हर्ष वहीं पर मिले थे, मैंने विजिट किया था जयपुर में। ना यहाँ नहीं है, प्रॉपर नहीं है। मैंने भी IKDRC से ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। अच्छा। यहाँ पर नहीं है। यहाँ के लोग बहुत सफर करते हैं। आज भी जैसे मेरे पास 10-15 क्वेश्चन आए, पेशेंट ने भी पूछे, ऐसे ही थोड़ा सा रहे तो हमारे को भी खुशी मिलेगी, आपको भी थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म, एंड इट्स गुड प्लेटफॉर्म फॉर द पेशेंट्स। सबके लिए बहुत अच्छा है, एक ही प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट सब लोग एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जानते हैं, बातें करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है जिसमें कि आज की डेट में नहीं मिलता है। अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छी चीजें हैं जिसमें आप लोग डिस्कस करते हो सारी चीजों, क्योंकि ये मैं भी देखती हूँ आपके ग्रुप में। कोशिश है सर मैडम, कोशिश है थोड़ी सी। यंग जनरेशन है, 2-3 लोग है एक्टिव है, इन्होंने स्टार्ट किया। बिल्कुल जी, होना चाहिए। देखिए एक्चुअली में अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूं तो आज की डेट में यंग जनरेशन जितनी किडनी से सफर कर रही है वो बहुत ज्यादा, उसकी कहते हैं ना कि परसेंटेज बढ़ती जा रही है। अब रीजन क्या है वो वेरी करता है, क्योंकि आज की डेट में लोगों को बीपी, स्ट्रेस, वो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से उनको किडनी का प्रॉब्लम आ रहा है, बट बहुत यूथ एज में आ रहा है। तो अगर ये अवेयरनेस प्रोग्राम आप इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली लोगों को बहुत हेल्प पहुंचेगी। एंड मैं ये शुरुआत है मैडम, अब सॉर्ट आउट करके, जैसे कई लोग होते हैं, जैसे कई पेशेंट के क्वेश्चन होते हैं वो लोगों को हंसी लगती है बाकी के लोगों को, लेकिन उनके लिए वो सीरियस इशू होता है। एग्जैक्टली नहीं, देखो ऐसे क्वेश्चन हम इंडिविजुअली डिस्कस करके वो भी पुट अप करेंगे। जो कई सदस्य हैं, जैसे कई नहीं, देखो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, और आई थिंक सो ओपन फोरम में पूछो, जिसको हंसी आएगी वो आएगी। जो चीज को, अगर मेरे लिए एक चीज हंसी के एक मजाक है तो शायद हो सकता है वो किसी के लिए सीरियस हो। जिसको हंसना है वो हंसेगा। वो आप, आई डोंट थिंक सो ऐसे लोगों को केयर करना चाहिए किसी का। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे किसी का केयर नहीं करना चाहिए। अगर मुझे कुछ पूछना है, मुझे डायरेक्टली पूछना चाहिए। आप ऐसे लोगों से बोलो, अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो ओपन फोरम में पूछे, मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगी, आंसर बिल्कुल दूंगी उसका। हाँ मैडम, उसी के लिए बोल रहा हूँ। कई जैसे लोग होंगे, कई सदस्य आज क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाए, हम पुट आउट नहीं कर पाए, टाइम भी था, पहली मीटिंग थी, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। नहीं आप ऐसे मत बोलिए सर। नहीं एक्चुअली मैम आई अंडरस्टैंड, काफी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शायद मैं नहीं पूछ पाई। ऑफ कोर्स ऐसा होगा, कुछ ऐसे सवाल लोग पूछना चाहते थे, बट एक वो बातें होती है
जी जी, ताराचंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक थोड़ा पर्सनलाइज हो जाता है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैं नंबर शेयर कर दूंगी मैम के ग्रुप के अंदर, ताराचंद जी शेयर कर देंगे, हर्ष जी हैं, तो आप लोग जो भी पर्सनली अपने सवाल पूछना चाहते हैं अपने सारे पैरामीटर्स बता के फिर वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ लें, तो वो थोड़ा इजी रहता है। ये प्रयास यही है कि सभी संतुष्ट रहें, सभी खुश रहें और सभी मस्त रहें। बिल्कुल, आपका प्रयास सफल रहेगा। Thank you, madam. Again, thank you. Thank you so much, and thank you, Mudrika. Thank you so much, Thank ma'am, you. for joining. Thanks a lot, ma'am. Okay. Bye bye. Thank you, everyone. Bye bye. Have a good evening. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you.